स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं थर्ड पार्ट ऑफ द चैप्टर। और इसमें क्या था, मैं दो जो फ्रंट हमारे बने 1996 के इलेक्शन के बाद, उसमें क्या किया, एक बड़ी अच्छी डेवलपमेंट हमारे देश में ये हुई कि पहले जो दल साथ में आते थे, पॉलिटिकल पार्टियां किसी भी गठबंधन में, वो एक बार किसी के साथ मान लो सपोर्ट कर देती, किसी भी सरकार जो माइनॉरिटी में होती, अल्पमत में होती, लेकिन ये श्योरिटी नहीं होती थी कि वो दूसरे इलेक्शन में भी उनके साथ होगी। अब क्या होने लगा, अब इस तरह के ग्रांड अलायंस बनने लगे। जो देखो, दो तरह के अलायंस बनते हैं, एक चुनाव से पहले बनता है, एक चुनाव के बाद बनता है। ठीक है, जो चुनाव के बाद बनता है वो तो यूँ समझ लो कि भाई आप सरकार माइनॉरिटी में आ गई, सरकार अल्पमत में थी, उसको समर्थन दे दिया, और जो दल हैं वो कुछ समय के लिए या ये कि भाई दोबारा इलेक्शन ना हो वो समर्थन देता है। लेकिन जो चुनाव से पहले गठबंधन बनता है तो वो जनता के सामने ये रखता है बात कि हम एक दूसरे की आइडियोलॉजी से सहमत हैं और हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे और चुनाव के बाद हम साझी सरकार बनाएंगे। जो चुनाव के बाद साथ होते हैं, हो सकता है कि वो बाहर से समर्थन दे दे, साझी सरकार ना बनाए, प्रोग्राम्स पे भी वो कुछ उसको समझौता करना पड़े। बट जो प्री इलेक्शन गठबंधन होते हैं वो एक साझा कार्यक्रम पहले ही बना लेते हैं कि भाई हमारा एक सबका ऐसी पार्टी जिसका एक साझा प्रोग्राम होगा, कलेक्टिव घोषणा पत्र होगा, और उस घोषणा पत्र के हिसाब से हम चुनाव लड़ेंगे और बाद में भी जब सरकार बनेगी तो सरकार की आइडियोलॉजी उसी आधार पर काम करेगी। जो गठबंधन बनने लगे, जैसे सबसे पहले 1996 में अटल बिहारी के नेतृत्व में एक एनडीए नाम का गठबंधन ग्रांड अलायंस बना, जिसे बोलते हैं, पूरा नाम मैं बता रही हूँ वो लिख लेना, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, एनडीए बोलते हैं इसको। अब भी एनडीए की सरकार बोला जाता है, बट ये बीजेपी की सरकार है। एनडीए में क्या हुआ कि जो अटल बिहारी वाजपेयी थे उसमें 24 दल साथ में आए, इलेक्शन से पहले ही अलायंस बन गया और कहा कि जो 1997 में या 99 में इलेक्शन होंगे, 98 में और 99 में, वो हम मिलकर लड़ेंगे। 97 में वो इलेक्शन हुए थे और 99 में इलेक्शन हुए थे, 96 में इलेक्शन हुआ था कि हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे और चुनाव के बाद भी हम इकट्ठे रहेंगे। ओके, और ये एनडीए अभी तक चल रहा है। इसी आधार पर जो एनडीए के खिलाफ जो पार्टी मैदान में रहेगी, वो उन्होंने कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए बना लिया। इसमें और भी ज़्यादा दल थे। यूपीए मतलब यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, इसका पूरा नाम था, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। इसने 10 साल तक हमारे देश में 2004 से लेकर 14 तक शासन किया। और बड़ी अच्छी बात ये रही कि ऐसे क्रूशियल टाइम में जहाँ सरकारें टूट रही थी, कोई किसी भी दल को बहुमत नहीं आ रहा था, राजनीतिक दल इकट्ठे आए और उन्होंने फिर भी हमारे देश में 5-5 साल की चलने वाली सरकारें बनाई। तो इससे क्या है, एक राजनीति को फायदा भी होता है इन चीज़ों से। लेकिन जो चीज़ें हैं वो 2014 में चेंज हो गई। लेट अस कनेक्ट द डेवलपमेंट विद व्हाट वी हैव लर्नड सो फार। द era of coalition government may be seen as a long-term trend resulting from relatively silent change that were taking place over the last few decades। और क्या होता है, ये एक तरह के चेंजेस होते हैं राजनीति में जो अपने आप चुपचाप तरीके से होते हैं। जैसे गठबंधन बन रही थी सरकारें, एकदम ऐसा सिचुएशन आई कि इस तरह के अलायंस बनने लगे, चुनाव से पहले ही अलायंस हो गए, 5-5 साल गठबंधन की सरकारें चलती रही और इन दलों को लगने लगा कि भाई अब हम एनडीए में नहीं जा सकते। जैसे पॉलिटिकल पार्टियां चेंज होती रहती हैं। एक रामविलास पासवान की अभी डेथ हुई है भाई 2-3 दिन पहले, नाम आपने सुना होगा, बिहार के लीडर थे। इनका जब मैं नेट पे पढ़ रही थी अभी, रामविलास शर्मा का, उनको कहते थे ये मौसम, राजनीतिक मौसम की जानकारी रखते थे। ये मौसम ये वाला नहीं है आपका, राजनीतिक उसका मौसम का क्या मतलब है, राजनीतिक मौसम का मतलब ये है कि उनको ये लगता ना ये पार्टी जीतेगी आने वाले इलेक्शन में, ये उसी में शामिल हो जाते। ये एक ऐसे लीडर रहे थे रामविलास पासवान जो
कांग्रेस पार्टी में भी जो यूपीए की गवर्नमेंट थी उसमें मंत्री थे, अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में जो एनडीए था उसमें भी मंत्री थे, और अब मोदी सरकार में भी ये मंत्री थे, उर्वरक मंत्री थे। ठीक है, तो इस तरह की घटनाएं जरूर याद रखा करो, इंटरेस्टिंग पॉइंट होते हैं ये। We saw in chapter 2 that in earlier times it was Congress party itself that was a coalition of different interests and different of social strata and groups. कांग्रेस एक ऐसी पार्टी थी जो डिफरेंट इंटरेस्ट की पार्टी थी। जैसे दूसरे चैप्टर में आपने पढ़ा कि एक अम्ब्रेला सिस्टम था जिसके नीचे सभी तरह के लोग आ सकते थे। अब ये इस कांग्रेस सिस्टम की टर्म दोबारा से पैदा हुई, जैसे यूपीए की सरकार में कि इतने सारे दलों ने 30-35 दल मिलकर यूपीए में फिर आ गए और सारे एक विचारधारा के अंडर काम करने लगे। कोएलिशन के समय इतने थोड़ा सा पीरियड था ये कोएलिशन का, 89 से लेकर 2004 तक इतने सारे प्रधानमंत्री बने। जैसे अभी तो आप देखोगे 10 साल मनमोहन सिंह जी रहे, उसके बाद 8 साल से 7 साल से मोदी जी काम कर रहे हैं। बट इन 19-20 सालों में हमारे देश में बहुत सारे प्रधानमंत्री आए। वीपी सिंह, एक बढ़िया सी बातें मैं आपको बताती चलूँगी इनके बारे में। वीपी सिंह जिसने ओबीसी एक्ट को लागू किया, मंडल आयोग की कमीशन को लागू किया, उत्तर प्रदेश से थे। विश्वनाथ प्रताप सिंह फ्रंट, नेशनल फ्रंट की सरकार चला रहे थे, थोड़े से समय के लिए प्रधानमंत्री रहे थे, और इनका पीरियड था दिसंबर 89 से नवंबर 18, मतलब लगभग 11 महीने। उसके बाद इन्होंने इस्तीफा दे दिया। चंद्रशेखर जी आ गए। चंद्रशेखर भी यूपी से थे, किसान नेता थे, अभी भी हैं ये, और इन्होंने बिल्कुल थोड़े से समय के लिए, और ये कहा जाता है कि ये पार्लियामेंट में नहीं आ रहे थे, तो विश्वास मत फेस नहीं करवा रहे थे, लेकिन बाद में इसको हटा दिया गया था। ये भी नेशनल फ्रंट से थे, समाजवादी जनता पार्टी से, कांग्रेस इसको सपोर्ट कर रही थी। नवंबर 90 से जून 91 तक, मतलब लगभग ये 6 महीने शासन में रहे। ये हैं एक ऐसे व्यक्ति, पीवी नरसिम्हा राव, कांग्रेस के लीडर थे, एक ऐसे लीडर जिन्हों की सरकार तो मेजोरिटी में नहीं थी, बट 5 साल तक ये शासक रहे, और इन्हीं के नेतृत्व में हमारे यहाँ जो स्ट्रक्चरल इकोनॉमिक चेंज हुए, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, जो प्राइवेटाइजेशन, वो इन्हीं के दौर में आए। जो आज तरक्की देख रहे हो ये इन्हीं की देन है। जून 91 से लेकर मई 96 तक पूरे 5 साल इन्होंने शासन किया। 96 में जैसे ही इलेक्शन हुए तो किसी भी दल को बहुमत मिला, बट जो बीजेपी थी वो एक बड़े दल के रूप में सामने आई। कांग्रेस ने कहा कि मैं सरकार नहीं बनाऊंगी, तो इन्होंने एक सरकार बनाई जो 13 दलों के समर्थन से बनी, और इसमें मेन जो थी वो INDMK थी। IADMK जो जयललिता की पार्टी है तमिलनाडु में, वो थी अन्ना द्रमुक पार्टी, और दूसरी छोटी छोटी पार्टियाँ थी। इसका मेन इसलिए नाम है क्योंकि तमिलनाडु में कभी भी बीजेपी या कांग्रेस की लोकसभा की सीटें नहीं आती, वहाँ अन्ना DMK या DMK की पार्टी से वो आती हैं। जितनी भी 38 सीटें हैं, 38-39 तमिलनाडु की लोकसभा की सीटें, वो सारी एक पार्टी जीत लेती है। तो ये इसलिए क्योंकि एक पार्टी से अगर इतनी सीटें मिल रही हैं किसी को, तो ये मेन हो जाती है। ये हमारे भारत रत्न इनको दिया गया था अभी, अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार प्रधानमंत्री बने। परमाणु विस्फोट जो हमने किए 1998 में पोखरान में, कश्मीर की जो लड़ाई इन्होंने जीती, करगिल का युद्ध जीता, किसान कार्ड बनवाए गए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री रोजगार जयंती योजना, मतलब थोड़े से कार्यकाल में ही इन्होंने भारत को एक जो विश्व पटल पर पहचान होती है वो दी। हिंदी में संयुक्त राष्ट्र संघ को संबोधन करने के लिए फेमस है विश्व में। ये ऐसे विदेश नीति के ऐसे महारथी थे कि जवाहरलाल नेहरू ने भी और इंदिरा गांधी ने भी इनको अपना दूत नियुक्त किया था दूसरे देशों से संबंध स्थापित करने में। बीजेपी की गवर्नमेंट रही मई 96 से लेकर जून 96, मतलब 13 दिन ही ये सरकार रही थी। 13 दिन के बाद दोबारा से फिर 2 प्रधानमंत्री हमारे देश में आए, एक इंद्र कुमार गुजराल, एक देवेगौड़ा, HT देवेगौड़ा।
HD देवगौड़ा जो हैं वो कम्युनिस्ट पार्टी से हैं, और IK गुजराल जो है वो जनता दल फ्रंट के थे। तो ये यूनाइटेड फ्रंट के थे, कांग्रेस का समर्थन था बिल्कुल थोड़े से दिन। 97 अप्रैल 97 से मार्च 98 तक ये रहे, 10-11 महीने ये रहे। उससे पहले देवेगौड़ा थे, ये भी कांग्रेस के समर्थन में। कांग्रेस एक बार समर्थन दे देती, जब कॉम्प्रोमाइज लगता तो ये वापस खींच लेती पाँव। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी फिर दोबारा आए, पहले 13 दिन के लिए, फिर 13 महीनों के लिए। मार्च 98 से लेकर अक्टूबर 99 तक ये प्रधानमंत्री रहे। बाद में इनका समर्थन वापस ले लिया और ये प्रधानमंत्री से इनको रिजाइन देना पड़ा। अक्टूबर में चुनाव हुए और दोबारा से ये प्रधानमंत्री बनकर आए। मई 2004 में तक ये प्रधानमंत्री रहे। उसके बाद डेमोक्रेटिक अलायंस, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस बना बीजेपी के नेतृत्व में, ये अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाया था। और फिर उसके बाद 10 साल तक कांग्रेस का जो अलायंस रहा वो था यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। और मई 2004 से मई 2014 तक मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री रहे। मनमोहन सिंह वो व्यक्ति थे, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, जिन्होंने भारत में स्ट्रक्चरल सुधार PV नरसिम्हा राव के साथ किए थे और सच में देश को क्रूशियल टाइम से इन्होंने निकाला था। अब तो आपको पता ही है मोदी छाए हुए हैं, कब तक रहेंगे ये कुछ नहीं कह सकते भी। 2023 तक तो हैं ही। ओके, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस 23 तक या 24 तक, मई 24 तक। ओके, उसके बाद वी आल्सो साइन चैप्टर 5 दैट स्पेशली सिंस द लेट 60s वेरियस सेक्शन हैज़ बीन लीविंग द कांग्रेस फोल्ड एंड फॉर्मिंग सेपरेट पॉलिटिकल पार्टी ऑफ दैट ओन। देखो, आपने ये पढ़ा कि कांग्रेस एक ऐसा सिस्टम था जिसमें सारी तरह के लोग थे, SC, BC, ST, इंडस्ट्रियलिस्ट, सब तरह के। बट अब इनमें मोबिलाइजेशन आ गया था, मैं पढ़ाने लगी थी, ये जागरूक हो गए थे। इन्होंने ये अपने अपने फ्रंट बनाने शुरू कर दिए। कांग्रेस को छोड़ दिया, SC ने छोड़ दिया, ST ने छोड़ दिया, OBC ने छोड़ दिया, तो उन्होंने अपने अपने फ्रंट बना लिए। वी आल्सो नोटेड दैट राइज ऑफ मैनी रीजनल पार्टी इन दिस पीरियड। 1977 में बहुत सारी क्षेत्रीय पार्टियों का उदय हुआ। पहले नेशनल पार्टियां हुआ करती थी, क्षेत्रीय पार्टियां जैसे हरियाणा विकास पार्टी थी, चौधरी देवीलाल ने पार्टी, लोकनायक जो ये थी चौटाला की पार्टी इनेलो। उसी तरह पंजाब में बनी, महाराष्ट्र में बनी तृणमूल कांग्रेस, बंगाल में बनी तेलुगु देशम पार्टी, मणिपुर मिजो फ्रंट बना। मतलब 1800-1700 दल बन गए क्षेत्र के आधार पर। इनको लगने लगा ना जिसको कि राष्ट्रीय पार्टियों में तो आपको कोई जगह नहीं, अपनी अपनी पार्टियां बनानी शुरू कर दी। वाइल दिस डेवलपमेंट वीकेंड द कांग्रेस पार्टी, और इस चीज़ ने भी कांग्रेस पार्टी को कमज़ोर किया। तो मैंने बताया था ना, कमज़ोर करने के बहुत सारे कारण होते हैं। They did not enable any single party to replace the Congress. उसके बाद है ये कार्टून सा दिया हुआ, ये पढ़ लेना आप। उसके बाद है पॉलिटिकल राइज ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस। बैकवर्ड क्लासेस का उदय कैसे हुआ, मैंने बताया ना। पहले तो ये राष्ट्रीय पार्टियों के साथ ही इनके हित जुड़े हुए थे। बाद में जब इनको अपने जागरूकता आई तो मास मोबिलाइजेशन हुआ अपने इश्यू को लेकर। उन्होंने सोचा कि हम एक सेपरेट दल बनाएंगे या सेपरेट ग्रुप्स बनाएंगे, उसमें संगठित होंगे तो हमारे हितों को ज़्यादा बढ़ावा मिल सकेगा। वन लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट ऑफ दिस पीरियड वाज द राइज ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस एज पॉलिटिकल फोर्स। पॉलिटिकल पार्टियों को भी ये लगना लगा था कि भाई इनके वोट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो वोट हमारी तरफ आ जाएंगे तो हमारी सरकार बन जाएगी। 27% पॉपुलेशन OBC की थी, 7.5% ST की थी, 13.5% SC की थी, तो जनसंख्या का आधा हिस्सा इनका था जो ये क्लासेस थी। लेकिन इनकी अभी इम्पोर्टेंस नहीं थी। अब इनको अपनी इम्पोर्टेंस समझ में आ गई, तो पॉलिटिकल पार्टियों को भी इनकी इम्पोर्टेंस समझ में आ गई। यू हैव ऑलरेडी कम अक्रॉस द टर्म OBC का अदर बैकवर्ड क्लासेस। These refer to the administrative category other backward classes. These are communities other than SC and STs who suffer from educational and social backwardness. These are also referred to the backward castes. इन्हें backward caste जाति के आधार पर भी backward माना गया। We have already noted in chapter 6 that the support for the Congress among many sections of the backward caste have declines.
अब कांग्रेस की तरफ से इनका थोड़ा सा मोह भंग हो गया था और इन्होंने अपना सपोर्ट कांग्रेस की तरफ से वापस ले लिया। दिस क्रिएटेड ए स्पेस ऑन नॉन कांग्रेसिज्म पार्टी एंड drew more support from these community. You should recall the rise of these party first found political expression at the national level in front of जनता पार्टी प्रोग्राम इन 1977। और पॉलिटिकल पार्टियों को भी जब इनका महत्व समझ में आया तो बहुत सारे जो पॉलिटिकल पार्टीज थी उन्होंने इनके वोटों का सहारा लेने के लिए इनकी तरफ इनके मुद्दों को उछालना शुरू किया, इनके मुद्दों को राष्ट्रीय राजनीति पर लेकर आए। जैसे 1977 में जनता पार्टी गवर्नमेंट बनी, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे। मोरारजी देसाई मुश्किल से प्रधानमंत्री बने थे, इंदिरा गांधी के टाइम में से ही कोशिश कर रहे थे, कांग्रेस में थे। बट जैसे ही जनता पार्टी आई उन्होंने कहा कि जी हम तो ओबीसी को आरक्षण देने के उसमें हैं, ये भी तो बैकवर्ड रहे हैं, एससी एसटी की तर्ज पे इनको भी हम आरक्षण दे देंगे। वोट की राजनीति थी, कोई मोरारजी देसाई को इनको कोई ज़्यादा लगाव नहीं था। तो इन्होंने क्या किया, जनता पार्टी ने एक कमीशन बिठाया। कमीशन बिठा के ये कहा गया कि कमीशन को कहा गया कि आप इनकी जो नोट कीजिए कंडीशन क्या क्या है, उस कंडीशन के आधार पर हमें सुझाव दीजिए कि क्या इनको नौकरियों में आरक्षण की ज़रूरत है या नहीं है। जनता पार्टी कुछ ज़्यादा चली नहीं, लेकिन एक ऐसी वो कहते हैं ना कुत्ते को बोटी फेंकना, एक ऐसा लालच छोड़ गई इनके बीच में और उनको लगने लगा कि हाँ ये अगर ये चीज़ें इम्प्लीमेंट हो जाती है और ये चीज़ें मिल जाती हैं तो हमारी भी काया पलट सकती हैं, हम नौकरियों में सिक्योर हो सकते हैं। तो हर पार्टी ये मुद्दा उठाने लगी। अभी तक कांग्रेस ने इस चीज़ को उठाया नहीं था क्योंकि कांग्रेस को अभी तक इन चीज़ों के सहारे की ज़रूरत नहीं थी। आने वाले समय में जैसे जैसे कांग्रेस पार्टी कमज़ोर होती गई और लोगों को इनके वोटों का महत्व पता चला तो हर पार्टी ये कहने लगी कि हम भी आएंगे तो आपको इम्प्लीमेंट कर देंगे। और 89 में जब इलेक्शन हुए तो विश्वनाथ प्रताप सिंह की जो यूनाइटेड फ्रंट था उन्होंने कहा कि जी हाँ हम आपको दे देंगे आरक्षण। Many of the constituent of the Janata Party like the Bharatiya Kranti Dal, Sanyukt Socialist Party had a powerful rural base among some section of OBC. OBC की पार्टियां मानी जाती थी ये भारतीय क्रांति दल और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। मंडल इम्प्लीमेंटेशन, मंडल का जिक्र बार बार आया है। बीपी मंडल थे, उनके नेतृत्व में एक कमीशन बिठाया था जो ओबीसी की कंडीशंस को चेक करने के लिए था और उसके बाद चेक करने के बाद उसे कोई रिपोर्ट तैयार करके रिकमेंडेशन देनी थी सरकार को कि इनकी स्थिति क्या है और इस स्थिति के आधार पर इन्हें क्या मिलना चाहिए। In 80s, जनता दल brought together a similar combination of political group with strong support among the OBC. जनता दल पार्टी थी जो मेन थी 1977 में भी, अब इसको ओबीसी का समर्थन मिलना शुरू हो गया क्योंकि कमीशन बिठा दिया। द डिसीजन ऑफ द नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट इज इम्प्लीमेंट टू रिकमेंडेशन। अब नेशनल फ्रंट की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने कहा कि हम आपको मंडल कमीशन लागू करके देंगे और 89 में ये क्योंकि मंडल कमीशन की रिपोर्ट आ चुकी थी, 79 में आ चुकी थी, उन्होंने कह भी दिया था कि भी इनको 27% आरक्षण दे दो। लेकिन सरकार हिम्मत नहीं कर पा रही थी कोई भी ऐसा लागू करने की। 89 की सरकार ने कह दिया कि भाई हम आएंगे तो सत्ता में लागू करेंगे, तो लागू हो गई। अदर बैकवर्ड क्लास शेपिंग द पॉलिटिकल ऑफ अदर बैकवर्ड क्लास, द इंटेंस पॉलिटिकल डिबेट फॉर द अगेंस्ट रिजर्वेशन इन जॉब मेड पीपल फ्रॉम द ओबीसी कम्युनिटी मोर अवेयर ऑफ द आइडेंटिटी। अब उन्हें लगने लगा कि एक डिबेट पैदा हो गई और ओबीसी कम्युनिटी को लगा कि हाँ हमारी पहचान के लिए ज़रूरी है। तो thus it helped those who wanted to mobilize this group in politics. ये उनकी मदद मिल गई जो लोग इनके आधार पर पॉलिटिक्स करना चाहते थे। This period saw the emergence of many parties that shout better opportunities. और बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियों को तो ये लगा कि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, 28% लोग तुम्हारे साथ आ जाएंगे अगर हम ओबीसीज को एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट में आरक्षण देंगे। This party claimed that since OBC constitute a large segment of the society, Indian society, it was only democratic that OBC should get adequate representation in the administration and have their due share of the political power. और अब इन्होंने कहा, पॉलिटिकल पार्टियां कहना शुरू हो गई कि हमारी एक अच्छी खासी पॉपुलेशन का हिस्सा है
ओबीसी, और इसलिए ज़रूरी है कि इनको भी पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेशन में बराबर की भागीदारी दी जाए। देखो ये उस समय के अखबारों की कटिंग है, तस्वीरें हैं कि किस तरह से लोग विरोध कर रहे हैं। इसके समर्थन में भी विरोध कर रहे थे लोग, और इसके अपोनेंट थे वो भी कर रहे थे विरोध सरकार का। और इस तरह से बीजेपी ने जो नेशनल फ्रंट की गवर्नमेंट थी उससे वापस ले लिया समर्थन। देखो बीजेपी एक मेन पार्टी थी जिन्होंने ये कमीशन बिठाया, बट जैसे उन्हें लगा कि देश की जो हवा है वो विपरीत बह गई है इस एक्ट के लागू होने से, तो उन्होंने बीजेपी ने समर्थन वापस ले लिया, नेशनल फ्रंट की गवर्नमेंट गिर गई। अब ये मामला चला, देखो ये बहुत सारी लाठीचार्ज हो रहे हैं, और जो जर्नल कैटेगरी के लोग थे जिन्हें ये लगा था कि हमारे इससे नौकरियां छीन जाएंगी, हमें हमारे अवसर घट गए, तो बहुत सारा विरोध भी इसके लिए हुआ। ये बीपी मंडल का फोटो है, एक ये बिहार से थे, बैकवर्ड क्लासेस थे, हम पढ़ लेते हैं इस कमीशन के बारे में भी। रिजर्वेशन ऑफ द ओबीसी वाल इन एक्सटेंशन इन साउथ स्टेट सिंस 60s। देखो ओबीसी को आरक्षण कोई नई बात नहीं थी, 60s में ही तमिलनाडु में इनको आरक्षण था। वहाँ तो खैर आरक्षण की जो गाइडलाइन है सुप्रीम कोर्ट की वही तोड़ रखी है उन्होंने। सुप्रीम कोर्ट ने का निर्णय है कि 50% से ऊपर रिजर्वेशन नहीं होगी। उनके यहाँ मेरे ख्याल से 77-78 के करीब रिजर्वेशन दी हुई है। आप कहोगे ऐसा कर सकते हैं क्या? कुछ विशेष परिस्थितियों में ऐसा कर सकते हैं, संविधान भी इसकी आज्ञा देता है, बट ये सारी पॉलिटिक्स है। It is not earlier, but this policy was not operative in the North Indian state. North Indian state में ये नहीं था अभी तक। It was during the tenure of the जनता पार्टी गवर्नमेंट 77 से 79 that the demand for reservation for backward classes in North India and at the national level was strongly raised. अब 79 में मैंने बताया था कि एक कमीशन बिठाया गया तो मांग जबरदस्ती जो है जोर पकड़ गई। कर्पूरी ठाकुर देन द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार के चीफ मिनिस्टर थे कर्पूरी ठाकुर, वाज ए पायनर इन द डायरेक्शन। इसमें वो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जिन्होंने ये मुद्दा उछाला। हिज गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस ए न्यू पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन फॉर द ओबीसी इन बिहार में उन्होंने रिजर्वेशन की पॉलिसी लागू कर दी ओबीसी के लिए। Following this, the central government appointed a commission in 78 to look at into the recommendation way to improve the condition of OBC. 78 में गवर्नमेंट आई जनता पार्टी की नेशनल लेवल पे, तो उन्होंने भी बिहार के मॉडल को देखते हुए अपने यहाँ एक कमीशन नियुक्त कर दिया। और कमीशन ने दिस वाज द सेकंड सिंस इंडिपेंडेंस दैट द गवर्नमेंट हैड अपॉइंट सच ए कमीशन। इससे पहले काका केलकर कमीशन हुआ करता था, मुझे लगता है ये 1956-57 की बात है। काका केलकर एक कमीशन बिठाया गया था ओबीसी की कंडीशन मापने के लिए नेहरू के टाइम। बट मैंने बताया जब तक कांग्रेस को इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी वो उन्होंने लागू नहीं किया। ये सेकंड बार था, जो बीपी मंडल कमीशन था वो सेकंड बार बिठाया गया था बैकवर्ड क्लासेस के लिए। Therefore, the commission was officially known as the second backward classes commission. Popularly, the commission is known as the Mandal Commission. सेकंड कमीशन भी बोलते हैं इसको, मंडल कमीशन भी बोलते हैं, आफ्टर द नेम ऑफ इट्स चेयरपर्सन, क्योंकि इसके चेयरपर्सन जो थे इस कमीशन के, कमीशन में 5-6 लोग बैठते हैं, अपने पिन पे फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं वो, लेकिन इसकी जो चेयरमैन थी वो थे बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। द मंडल कमीशन वाज सेट अप टू इन्वेस्टिगेट द एक्सटेंट ऑफ एजुकेशनल एंड नेशनल सोशल बैकवर्ड क्लास, a very low percentage in the both educational institution and in employment in public service. जो कमीशन था उन्होंने सर्वे किया और सर्वे से पाया कि जो बैकवर्ड क्लासेस थी उनकी बहुत ही कम रिप्रेजेंटेशन है एजुकेशन में भी और एम्प्लॉयमेंट में भी। इट देयर फॉर रिकमेंडेशन रिजर्वेशन 27% ऑफ द सीट इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड गवर्नमेंट जॉब फॉर दिस ग्रुप। और उन्होंने कहा कि अब इनको गवर्नमेंट में भी जॉब दो, एजुकेशन में भी। जैसे अब यूनिवर्सिटियों के एडमिशन चल रहे हैं तो बहुत सारे बच्चों को एडमिशन जर्नल का अच्छी कट ऑफ के बाद भी नहीं मिलता, बट ओबीसी को मिल जाता है क्योंकि उनका वहाँ रिजर्वेशन है। द मंडल कमीशन आल्सो मेड मैनी अदर रिकमेंडेशन लाइक लैंड रिफॉर्म्स टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द ओबीसी।
और उन्होंने कहा कि इनके लिए लैंड रिफॉर्म्स की जाए, ज़मीन वगैरह भी दी जाए इनको, अगर इनकी स्थिति सुधारनी है। अगस्त 90 में ये लागू हुआ। अब नेशनल फ्रंट की गवर्नमेंट जो थी डिसाइड टू इम्प्लीमेंट वन ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द मंडल कमीशन pertaining to reservation for OBC in jobs to the central government and its undertaking. This decision sparked agitation and violent protest in many cities of North India. जॉब में और एजुकेशन में दे दी गई रिजर्वेशन, बट नॉर्थ के जो मेनली दिल्ली बड़े प्रोटेस्ट हुए। दिस डिसीजन वाज आल्सो चैलेंज इन सुप्रीम कोर्ट। जिस तरह से कोरोना की वजह से स्कूल बंद है, इसकी वजह से भी 3-4 महीने स्कूल बंद रहे थे। इन द सुप्रीम कोर्ट एंड कम टू बी नोन इन द इंदिरा साहनी केस। सुप्रीम कोर्ट के सामने एक केस आया, इंदिरा साहनी केस। इस लड़की का एडमिशन होना था भाई MBBS में, रिजर्वेशन की वजह से हो नहीं पाया था, तो इसने केस किया था। ये थी तमिलनाडु की लड़की, तो इसने केस किया था। तो केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप, ठीक है, आप OBC को 27% आरक्षण दीजिए, बट एक तो रिजर्वेशन की जो मात्रा है वो 50% से ज़्यादा ना हो। दूसरी एक क्रीमी लेयर जो है, क्रीमी लेयर का मतलब वो लोग जो ऑलरेडी हाई स्टैंडर्ड में जी रहे हैं, चाहे वो OBC जाति में पैदा हुए, उनको आप किसी भी तरह का रिजर्वेशन ना दें। ठीक है, तो इस तरह से ये लागू हो गया। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।